मैंने इनके सामने एक हदीस पेश की जिसमें साफ लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंची ही नहीं थी। वो गुड़िया से खेलती थी, वो बच्चियों के साथ खेलती थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिससे साफ साबित हो गया कि ना हज़रत आयशा मेंटली मैच्योर थी और ना ही वो फिजिकली मैच्योर हुई थी, ना मेंस्ट्रुएशन इनको स्टार्ट हुआ था। अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आजकल ये आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा उछाला जा रहा है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मेंटली मैच्योर नहीं थी, शादी के लिए प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि वो डॉल्स के साथ खेला करती थी और जो भी डॉल्स के साथ खेलती हो वो तो एक वुमेन हो ही नहीं सकती सपोजिडली। तो एक बच्ची ही डॉल्स के साथ खेल सकती है, तो हज़रत आयशा जो हैं वो जवान नहीं थी। तो आज इस आर्ग्यूमेंट की ही इंशाल्लाह हम धज्जियाँ उड़ाएंगे। इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको पुराने लोगों की लाइफ का एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किस चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं और उस समय हालात क्या थे। तो हिस्टोरियंस हम लोगों को बताते हैं कि पुराने मिडीवल पीरियड के लोग जो हैं वो 13-14 साल की एज में शादियां कर लेते थे। जैसे ही वो लोग प्यूबर्टी को हिट करते थे वही उनकी एज होया करती थी मैरिजेस की, और कुछ चर्चेज ने 7 साल की एज में मैरिजेस अलाउ की हुई थी और दुनिया के ऑलमोस्ट हर कोने में पहले जल्दी ही शादियां होया करती थी। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है हमको, नोबेल प्राइज विनर रविंद्रनाथ टैगोर, ज्यादातर इंडियंस रविंद्रनाथ टैगोर को जानते ही हैं, तो उन्होंने कितने साल की लड़की से शादी की थी? वेल, कुछ सोर्सेस कहते हैं 10 ईयर्स एंड कुछ कहते हैं 9 साल। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर भी, जिनकी इंडियंस इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, पेडोफाइल थे? वेल नो, ऑफ कोर्स नो। उस समय लोग जल्दी ही शादियां करते थे, लेकिन ऐसा क्यों करते थे पुराने समय के लोग? क्यों वो लोग जल्दी शादियां करते थे? वेल, उसकी वजह है उस टाइम लोगों की उम्रें कम होया करती थी। पुराने समय के लोग केवल 25 से 35 साल ही जिया करते थे। ये चार्ट दिखाता है कि कैसे पुराने लोगों की एजेस, उम्रें कम होया करती थी। फिर जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न एरा की तरफ आए, लोगों की उम्रें बढ़ना स्टार्ट हो गई। अनदर डाटा शोज के पुराने समय में ग्लोबली उम्रें केवल 25 से 35 साल होया करती थी, यानी पुराने लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 25 से 35 साल होया करती थी। तो अब समझ आया आपको कि क्यों पुराने लोग जल्दी शादियां करते थे? उसकी वजह यही है कि पुराने लोगों की उस समय एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 25 से 35 साल होया करती थी, तो लिहाजा उनको मैरिजेस भी प्यूबर्टी को हिट करते ही करनी पड़ा करती थी क्योंकि उनकी उम्रें ज़्यादा नहीं थी। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, पुराने ज़माने में बच्चों की जो मौतें होया करती थी वो भी 50% होया करती थी। जी हाँ, ये भी कई सारी इंडिपेंडेंट स्टडीज़ ने हमको शो किया है कि पुराने समय में लोगों के बच्चे जो होया करते थे उनमें से बहुत सारे तो अपनी ज़िंदगी के पहले साल में ही मर जाया करते थे, और अराउंड 50%, जी हाँ 50% 15 साल की एज से पहले ही मर जाते थे। यानी अगर किसी शख्स के 10 बच्चे थे पुराने समय में, तो उनमें से 5 बच्चे तो 15 साल की उम्र से पहले ही मर जाया करते थे। तो इसी वजह से आप लोग सुनते होंगे कि पुराने समय में लोगों के बच्चे ज़्यादा होया करते थे, 7, 8, 10 बच्चे होया करते थे। तो इसकी वजह यही है कि पुराने समय के लोगों के बच्चों की मौत हो जाया करती थी, इसी वजह से उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करने पड़ा करते थे। तो यही वजह है। वेल, अब सवाल यह आएगा कि क्यों पुराने ज़माने में उम्रें लोगों की केवल 25 से 35 साल होया करती थी? क्यों लोगों के इतने ज़्यादा बच्चे मर जाते थे? वेल, इसका आंसर हमको कई सारी पीयर रिव्यूड जर्नल्स एंड एक्सपर्ट्स के आर्टिकल्स में मिल जाएगा। क्योंकि पुराने ज़माने में कोई मेडिसिन्स नहीं थी, कोई वैक्सीन्स नहीं थी, कोई मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं हुई थी, कोई एंटीबायोटिक्स हमने नहीं बनाई थी, कोई इन्फेक्शन के इंजेक्शंस कुछ नहीं था, और लोग और इन्फेंट्स जो हैं वो इन्फेक्शन से मर जाया करते थे, और छोटे छोटे मरज बिना मेडिसिन्स के बड़े बन जाया करते थे, और इसी वजह से वो लोग जल्दी इंतकाल कर जाया करते थे। और बच्चे भी जल्दी इंतकाल कर जाते थे क्योंकि उनको जो ज़रूरी दवाइयाँ, वैक्सीन्स हैं वो नहीं मिला करती थी। इसी वजह से 15 साल से पहले ही 50% बच्चे मर जाते थे। आज आप बीमार पड़ते हैं तो आप फ़ौरन जाके डॉक्टर से दवाई ले आते हैं और आप कुछ ही समय में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग बीमार थे तो उनके पास कुछ काम चलाऊ दवाइयाँ ही थी जिनकी मदद से वो सिर्फ कुछ समय तक सर्वाइव कर पाया करते थे, और जो सर्वाइव नहीं कर पाया करते थे वो मर जाते थे। इसी वजह से उस टाइम पर 15 साल की उम्र से पहले ही 50% बच्चे मर जाया करते थे। तो इसी वजह से पुराने समय में जल्दी शादी करना सोशली, मॉरली एक्सेप्टेबल था,
और तो ये सब जानने के बाद अगर कोई भी इस्लामोफोब अब हज़रत आयशा की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैरिज पर सवाल करेगा तो वो एक फैलेसी कमिट कर रहा होगा, उसे कहते हैं प्रेजेंटिज्म। ये फैलेसी कहती है क्योंकि आज ये चीज़ अच्छी कंसिडर करी नहीं जाती कि जल्दी शादी करी जाए, तो पास्ट में भी यही रूल होगा। तो पास्ट में अगर कोई जल्दी शादी करता है तो इट मीन्स कि वो ईविल शख्स होगा। इसको कहते हैं प्रेजेंटिज्म। आप अपने मॉडर्न स्टैंडर्ड से, मॉडर्न माहौल से पुराने लोगों को जज नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों का माहौल कैसा था ये आपको आइडिया नहीं है। और ये हम जानते हैं अब कि पुराने लोगों का माहौल अलग था, उनकी उम्रें अलग थी, और हमारा माहौल अलग है, हमारी उम्रें ज़्यादा हैं और हमारा माहौल अलग है। तो इसी वजह से पास्ट के लोगों को ईविल कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर कोई शख्स भी कोई इस्लामोफोबिया करता है तो वो प्रेजेंटिज्म फैलेसी कमिट कर रहा है। तो पुराने समय में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 25 से 35 साल थी। पुराने समय में इन्फेंट मॉर्टेलिटी 50% थी। 15 साल की उम्र तक 50% बच्चे मर जाते थे। एंड उसके बाद देयर वाज नो मेडिसिन, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, कुछ नहीं था। छोटे छोटे मर्द बिना दवाइयों के बड़े बन जाया करते थे, इन्फेक्शंस हो जाया करते थे, एंड वॉर्स वगैरह में अक्सर जाने जाया करती थी। तो इसी वजह से उन लोगों की मजबूरी थी कि जल्दी ही शादियां करी जाएं, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी शादियां ना करी तो वो लोग फिर बीमार हो जाया करते थे। उसके बाद फिर 25 से 35 साल की उम्र तक उनकी डेथ हो जाया करती थी। तो इसी वजह से वो लोग जल्दी शादियां भी करते थे। तो अब आपको एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट मिल चुका है कि पुराने समय में क्या होता था। अब चलते हैं एडम सीकर के क्लेम की तरफ। क्लिप सुनिए। इस हदीस के अंदर हम देखते हैं कि कहा जा रहा है कि हजरत आयशा फरमा रही हैं कि वो खेला करती थी गुड़ियों के साथ, डॉल्स के साथ, गुड़ियों के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस में। और उस वक्त उनकी गर्लफ्रेंड्स यानी कि छोटी और सहेलियां भी मौजूद होती थी जो खेला करती थी। When Allah Messenger used to enter my dwelling place, they used to hide themselves. और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के घर में दाखिल होते थे, क्योंकि हजूर की हर बीवी का अपना अपना घर था, तो वो छुप जाती थी। लेकिन हजरत मोहम्मद उन बच्चियों को बुला लेते थे और उनके साथ एंजॉय करते थे, खेल खेलना। इस हदीस को फतुल बारी में एक्सप्लेन किया गया है। फतुल बारी में इमाम हाजर अस्कलानी लिखते हैं, द प्लेइंग विद डॉल्स एंड सिमिलर इमेजेस इज फॉरबिडन। कि गुड़ियों के साथ खेलना मना है, ममनू है, हराम है। बट इट वाज अलाउड फॉर आयशा, लेकिन वो हजरत आयशा के लिए, अम्मा आयशा के लिए अलाउड था, उनके लिए हलाल था उस वक्त, एट दैट टाइम। क्यों? तो गौर से पढ़िएगा क्यों। एज शी वाज ए लिटिल गर्ल नॉट येट रीच द एज ऑफ प्यूबर्टी। क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटी बच्ची थी और उनको प्यूबर्टी नहीं शुरू हुई थी। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस हदीस में ये जो वर्डिंग्स हैं कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, ये एक्चुअल अरबिक टेक्स्ट में नहीं है। ये हदीस बस इतनी है कि हज़रत आयशा डॉल्स के साथ खेला करती थी, बस। उसके बाद इमाम हजर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है अपनी बुक फतुल बारी में, और उनके इस ओपिनियन के अकॉर्डिंग हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। सबसे पहली बात यह है कि हमको ये कन्फर्मली पता है कि हज़रत आयशा बड़े होने के बाद भी, या फ़िलहाल ये कह लो कि प्यूबर्टी के बाद भी डॉल्स के साथ खेला करती थी। और इसका सबूत है सुनन अबू दाऊद 4932 सही ग्रेडेड बाय शेख अलबानी हदीस। इस हदीस में लिखा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक और खैबर के कैंपेन से वापस आए तो उन्होंने हज़रत आयशा की डॉल्स देखी और हज़रत आयशा से पूछा ये क्या है। तो हज़रत आयशा ने जवाब दिया मेरी डॉल्स। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन डॉल्स में से एक के बारे में पूछा कि वो क्या है। हज़रत आयशा ने फरमाया अ विंग्ड हॉर्स। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। तो ये हदीस इस बात का सबूत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को डॉल्स से खेलने से मना नहीं किया। और ये हदीस कहती है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक और खैबर के कैंपेन से वापस आए तब डॉल्स देखी। तो ये इस बात का सबूत है कि हज़रत आयशा के प्यूबर्टी तक पहुंच जाने के बाद ये वाक़या हुआ। क्यों? क्योंकि ये बात हमको पता है कि बैटल ऑफ खैबर का कैंपेन 7 ईयर्स आफ्टर हिजरा में हुआ था, यानी इस समय हज़रत आयशा 14 या 15 साल की थी, एंड इवन ज़्यादा भी हो सकती है। तो अगर ये हदीस बैटल ऑफ खैबर के समय की है तब भी हज़रत आयशा प्यूबर्टी हिट कर चुकी थी, क्योंकि वो उस टाइम 14-15 साल की थी। और जैसा कि हमने जाना उस समय वुमेंस जल्दी प्यूबर्टी हिट करती थी। वर्ल्ड वाइड यही मामला था, क्योंकि उस टाइम के लोगों की उम्रें जो हैं वो कम होया करती थी, और अरब के इलाकों में तो लड़कियां और जल्दी प्यूबर्टी हिट करती थी। तो ये हदीस बैटल ऑफ खैबर के टाइम की थी, तब भी हज़रत आयशा प्यूबर्टी हिट कर चुकी होंगी 14 से 15 साल की एज तक।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस में इतनी उम्र में भी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के डॉल्स से खेलने पर रोक ना लगाना इस बात का सबूत था कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी के बाद भी डॉल से खेलती थी। एंड व्हाट इफ़ ये हदीस बैटल ऑफ तबूक के समय की हुई तो जब बैटल ऑफ तबूक का कैंपेन हुआ था तो 9 ईयर्स आफ्टर हिजरा में हुआ था, जिस समय हज़रत आयशा 16 और ज़्यादा साल की भी हो सकती हैं, तो 16 साल की थी। तो अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स ये हदीस इस बात का स्ट्रॉन्ग सबूत है कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी के बाद भी डॉल्स के साथ खेलती थी। लेकिन अब सवाल ये आएगा कि इस्लाम में बड़े बच्चों का डॉल्स के साथ खेलना तो हराम है, तो फिर क्यों हज़रत आयशा डॉल्स से खेलती थी? इसकी वजह यह है कि सिर्फ ऐसी डॉल्स के साथ खेलना हराम है जिसमें आँख नाक कान मुंह बने हुए हों, लेकिन ऐसी डॉल्स के साथ खेला जा सकता है जो क्लियर ना हो शेप में और अपीयरेंस में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत आयशा से डॉल्स के बारे में पूछना और ये पूछना कि ये क्या है, और हज़रत आयशा का बताना कि ये एक विंग्ड हॉर्स है, ये इस बात का सबूत है कि वो जो डॉल्स हज़रत आयशा के पास थी वो दिखने में क्लियर नहीं थी, उनको देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वो क्या है। तो हेंस ये हदीस ये प्रूव करती है कि हज़रत आयशा के पास ऐसी डॉल्स थी जिनके साथ वो प्यूबर्टी के बाद भी खेल सकती थी, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ उन डॉल्स के साथ खेलना हराम है जिनमें कोई तस्वीर बनी हुई हो। तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डॉल्स के साथ खेलने से मना नहीं किया, तो इसका मतलब उनके पास ऐसी डॉल्स थी जो कि हराम नहीं थी इस्लाम में। तो जो हदीस आदम सीखर ने दिखाई है, जिससे ये प्रूव करने की कोशिश करी गई है कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी क्योंकि उनके पास डॉल्स थी। अब डॉल्स से खेलना हराम है बड़े लोगों के लिए, अब डॉल्स से खेलना हराम है बड़े लोगों के लिए, तो क्योंकि हज़रत आयशा के पास भी डॉल्स थी, अब जब उनके पास डॉल्स थी तो इसका मतलब ये है कि हज़रत आयशा जवान नहीं हुई थी और बाद में उन्होंने डॉल्स से खेलना बंद कर दिया जब वो जवान हो गई। तो ये चीज़ पूरी तरह गलत साबित हो जाती है। क्योंकि हज़रत आयशा के पास ऐसी डॉल्स थी ही नहीं जो हराम हो इस्लाम में, इसी वजह से वो बड़े होने पर भी डॉल्स से खेलती थी। तो डॉल्स से खेलना इस बात का सबूत नहीं है, ना ही इस बात को ये चीज़ साबित करती है कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, क्योंकि उनके पास ऐसी डॉल्स नहीं थी जो इस्लाम में हराम है। तो इस हदीस को दिखाना अब बेवकूफ़ी होगी आदम। अब सवाल ये आएगा कि फ़तुल बारी में क्यों इमाम हजर अल अस्कलानी ने लिखा है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। इसकी वजह यह है कि इमाम हजर अल अस्कलानी शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स को फॉलो करते हैं, और शाफ़ी स्कूल ऑफ थॉट्स में प्यूबर्टी 15 साल की एज में कंसिडर करी जाती है। मतलब यह है कि चाहे आपको प्यूबर्टी कितनी ही पहले आ गई हो मेडिकली, लेकिन तुम प्री प्यूबसेंट ही कंसिडर करे जाओगे जब तक 15 साल के ना हो जाओ। मतलब तुम चाहे मेडिकली प्यूबर्टी हिट कर दो, लेकिन 15 साल से पहले तुमको नहीं माना जाएगा कि तुमने प्यूबर्टी हिट कर दी। जैसे फॉर एग्जांपल कि कई देशों में ये कानून है कि 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते। तो अगर 18 साल से पहले आप शादी नहीं कर सकते, तो अगर कोई शख्स 17 साल और 360 दिन का भी होगा तो भी वो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर पाएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 4-5 दिन के अंदर उसके अंदर अचानक से कोई ऐसा चेंज आ जाएगा जिसके लिए वो शादी के लायक हो जाए, नहीं ना। बट अकॉर्डिंग टू लॉ आप 18 साल से पहले मैरिज कर ही नहीं सकते, चाहे आप मेंटली और फिजिकली रेडी हो या ना हो। 18 साल से पहले आप नहीं कर पाओगे लीगली शादी। उसी तरह ये शाफी स्कूल ऑफ थॉट्स का रूल था कि 15 साल से पहले आप प्री प्यूबसेंट ही कंसिडर करे जाओगे, चाहे आप फिजिकली प्यूबर्टी हिट कर चुके हों, लेकिन कंसिडर नहीं करे जाओगे। इसी वजह से पॉसिबली यही वजह है जो इमाम हजर ने उस डेफिनेशन से हज़रत आयशा को प्री प्यूबसेंट कहा था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यूबर्टी तक फिजिकली नहीं पहुंची थी। इनफैक्ट जिसको आदम सीकर ने कोट किया है इमाम हजर ने, उन्होंने खुद अपनी बुक में लिखा है फतुल बारी वॉल्यूम 10 पेज 527 में इमाम हजर कहते हैं कि मेरे लिए पॉजिटिवली ये कहना कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी ये क्वेश्चनेबल है, बट पॉसिबल भी है। इट मीन्स इमाम हजर अल अस्कलानी वॉज नॉट श्योर, वो अनसर्टेन थे इस मामले में कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। और आगे उन्होंने उसी हदीस को डिस्कस करते हुए लिखा है कि बैटल ऑफ तबूक के दौरान तो वो डेफिनेटली प्यूबर्टी तक पहुंच गई थी। जैसा कि हमने प्रीवियसली इस हदीस में लिखा हुआ देखा था, बैटल ऑफ खैबर और तबूक के मौके तक हज़रत आयशा डॉल से प्ले करती थी जब वो फिजिकली प्यूबर्टी अटेन कर चुकी थी। और यही
कई स्कॉलर्स का मानना है कि यह हदीस एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है कि हज़रत आयशा इन दोनों मौक़ों तक प्यूबर्टी हिट कर चुकी थी। प्यूबर्टी के बाद भी हज़रत आयशा डॉल से खेला करती थी। तो आदम सीकर इमाम हजर वाजन श्योर अबाउट दैट, तो उनको कोट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, और वो खुद श्योर नहीं थे। तो इस हदीस की एडमिक इंटरप्रिटेशन और इस फ़तहुल बारी की कोट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और इस फ़तहुल बारी के कोट की मैंने आपको वजह बता दी कि क्यों हज़रत आयशा की प्यूबर्टी के अगेंस्ट इन चीज़ों को, इस हदीस को और फ़तहुल बारी के कोट को यूज़ करना एक गुड आइडिया नहीं है। नाउ लेट्स सी व्हाट ही हैज़ टू से नेक्स्ट। थिंग्स व्हिच annul द प्रेयर, वो चीजें जो नमाज को तोड़ देती हैं, वर मेंशन्ड बिफोर मी, उनको जब बताया गया था आयशा को कि एक कुत्ता, एक गधा और एक औरत नमाज तोड़ देती है, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने उन शख्स को फरमाया, क्या तुमने मुझे और औरतों को गधों और कुत्तों से कंपेयर कर रहे हो? गधों और कुत्तों की तरह समझा हुआ है? बाय अल्लाह, अल्लाह की कसम, वल्लाही, I saw the Prophet sallallahu alaihi wasallam praying, नमाज पढ़ते वक्त, while I used to lie in the bed between him and the qibla, जिस वक्त मैं उनके और किबले के दरमियान में लेटी हुई होती थी। जनाब, लिहाजा इलियास साहब के लिए मैं एक और हदीस ले आता हूँ जिनसे उन्हें पता लग जाए कि हजरत आयशा कितनी नजदीक लेटी हुई होती थी। सही बुखारी की हदीस है 513। इसमें फरमाया जाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ फरमा रही हैं, आई यूज्ड टू स्लीप इन फ्रंट ऑफ अल्लाह मैसेंजर विद माय लेग्स ऑपोजिट टू किबला, किबले की मुखालिफ समत में मेरी टांगे होती थी और मैं नबी पाक के सामने लेटी होती थी। एंड व्हेनेवर ही पोस्ट्रेटेड, और जब उन्होंने सजदा करना होता था, ही पुश्ड माय फीट, तो वो मेरे टांगों को दबाते थे। एंड आई विड्रॉ देम, और मैं उन्हें पीछे हटा लेती थी। अगर हम अरबी को देखेंगे तो उसमें नजर आएगा कि वो अपनी टांगों को पकड़ लेती थी। लेकिन अभी हमने अहादीस मुबारका की रूह से देखा कि अगर एक औरत सामने हो या गद्दा सामने हो या कुत्ता सामने हो तो नमाज टूट जाती है, जबकि हजरत आयशा ने ये वाली बात बता के फरमाया कि हमें गधों या कुत्तों से कंपेयर मत करो। तो हदीस से मुबारका में जब इख्तलाफ आ जाए तो हम देखते हैं कि और कौन सी हदीस है जो इसको एक्सप्लेन कर सकती है। हमारे पास सुनन इब्ने माजा की हदीस है 949। ये कहती है कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द प्रेयर इज सिवर्ड बाय अ ब्लैक डॉग, एक काले कुत्ते से, एंड अ वुमन, और एक औरत से, हु हैज रीच्ड द एज ऑफ मैस्चुरेशन, जो कि माहवारी की एज को पहुंच चुकी है। लिहाजा इस बात से साबित होता है कि जिस वक्त हजरत आयशा सामने लेटी हुई हैं और नबी पाक उनके पाँव को दबा के उनके पाँव को हिलाने का कह रहे हैं और हजरत आयशा अपने पाँव को पकड़ लेती हैं और अपने तरफ घसीट लेती हैं और नबी पाक उनके पाँव में सजदा कर रहे हैं या उनके दुबर या फरज के सामने सजदा रेज हो रहे हैं, उस वक्त हजरत आयशा की इन चीजों के बारे में वो नहीं सोच रहे थे, क्योंकि हजरत आयशा उस वक्त अभी मैस्चुरेशन तक नहीं पहुंची थी, यानी कि अभी हजरत आयशा प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी। आदम सीकर ने एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि अगर एक गधा और एक कुत्ता और एक वुमन अगर आपके सामने आ जाएं तो नमाज टूट जाती है। और हजरत आयशा फरमा रही हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई करती थी नमाज के दौरान। और उसके बाद इसने एक और हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि नमाज के दौरान वुमन के सामने होने से नमाज टूट जाएगी। और एक हदीस दिखाई जिसमें लिखा था कि बच्चियों के सामने आने से नमाज नहीं टूटेगी, बल्कि वुमन होनी चाहिए, प्यूबर्टी हिट कर चुकी वुमन, उससे नमाज टूटेगी। तो इससे आदम सीकर ने ये कंक्लूड किया कि हज़रत आयशा क्योंकि वुमन नहीं थी और प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, इसी वजह से वो नमाज के दौरान प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के सामने लेटी हुई करती थी। और एक वुमन सामने आ नहीं सकती, तो इसी वजह से हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी। तो क्लैपिंग, आदम सीकर ने प्रूव कर दिया कि हज़रत आयशा प्री प्यूबसेंट गर्ल थी। वेल देखो, तुम लोग कोई स्कॉलर नहीं हो, तुम लोग तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हें तो कोई टाइटल देना भी गुनाह होगा। खैर, मैं आपको बताता हूँ कि आदम का कंक्लूजन क्यों गलत है और कैसे हज़रत आयशा ने ही आदम की इस अंडरस्टैंडिंग को गलत प्रूव किया है। जिस हदीस से वो हज़रत आयशा को बच्ची प्रूफ करने की नाकाम कोशिश कर रहा था, इसी हदीस में लिखा है कि हज़रत आयशा को कुछ लोगों ने आके बताया कि नमाज 3 चीज़ों से टूट जाती हैं। वो 3 चीज़ें थीं कुत्ता, गधा और वुमन। तो हज़रत आयशा ने उन लोगों को सरकास्टिकली कहा कि तुमने हमें गधे और कुत्तों से कंपेयर कर दिया। तो इट मीन्स कि हज़रत आयशा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनको गधे और कुत्तों से कंपेयर किया। फिर हज़रत आयशा ने उन लोगों को, जिन लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि ये 3 चीज़ें नमाज तोड़ देती हैं, उसके बाद हज़रत आयशा ने उनको करेक्ट करते हुए बताया कि अल्लाह की कसम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई करती थी जब वो नमाज पढ़ते थे। तो इसका मतलब समझ आया आपको? इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को ये कन्फ्यूजन हुई थी कि वुमेन के सामने आने से नमाज टूट जाती है, जिसकी करेक्शन हज़रत आयशा ने करी और कहा
तुम लोगों ने हमको गधे और कुत्तों से कंपेयर किया। और फिर उन्होंने कसम खा के कहा कि अल्लाह की कसम मैं प्रॉफिट के सामने लेटी हुई करती थी नमाज के दौरान। यानी हज़रत आयशा खुद को वुमन ही कंसिडर करती थी, वो एक वुमन थी। इसी वजह से उन्होंने कसम खा के उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को करेक्ट किया। यानी मतलब ये हुआ कि ये तीन चीज़ों से नमाज टूटती नहीं, बल्कि नमाज डिसरप्ट हो जाती है। डिसरप्ट कर सकती हैं ये तीन चीज़ें, नमाज ध्यान भटका सकती हैं, और विच इज़ ट्रू। लेकिन इन तीन चीज़ों से नमाज टूटेगी नहीं, बल्कि इंटरप्ट हो जाएगी। बट अब सवाल ये आएगा कि फिर उन हदीसों को क्या जिसमें लिखा है कि नमाज टूट जाती है इन तीन चीज़ों से? वेल, ये सब कन्फ्यूजन थी जिसको हज़रत आयशा ने क्लियर कर दिया, खुद क्लियर कर दिया। इन चीज़ों से नमाज टूटती नहीं है, ये हज़रत आयशा ने ही क्लियर किया। और सही हदीस है जिसमें यही अल्फाज हैं कि नमाज डिसरप्ट हो जाती है। और अनदर हसन हदीस है जिसमें लिखा है कि नथिंग अनल्स द प्रेयर। एंड इमाम नववी, एक फेमस स्कॉलर, ने भी यही कहा है कि डिसरप्ट मीनिंग सिर्फ एक नेगेटिव इफेक्ट आता है नमाज में, और कुछ भी नहीं, नमाज टूटती नहीं है। तो आदम ने जिस हदीस से ये साबित करने की कोशिश करी कि हज़रत आयशा वुमन नहीं थी बल्कि बच्ची थी, प्यूबर्टी को उन्होंने हिट नहीं किया था, उसी हदीस से मैंने आपको साबित किया कि हज़रत आयशा खुद को वुमन ही कंसिडर करती थी। हज़रत आयशा ने उन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर ही इस चीज़ के साथ किया कि वो एक वुमन थी। अगर हज़रत आयशा वुमन ना होती तो वो कसम खाती ना कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होया करती थी। इट मीन्स कि हज़रत आयशा खुद को वुमन कंसिडर करती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो लेटी होया करती थी तो वो वुमन ही थी, और इससे नमाज नहीं टूटती। अगर नमाज टूट जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहीं और जाके नमाज पढ़ा करते। तो नमाज के दौरान वुमन के सामने होने से नमाज नहीं टूटती। इस चीज़ को हज़रत आयशा ने रिजेक्ट कर दिया है। प्रॉफिट ये नहीं कह सकते हज़रत आयशा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो खुद भी वुमन होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी होया करती थी। तो आदम जिससे तुमने बच्ची साबित करने की कोशिश करी हज़रत आयशा को, उसी हदीस से ये साबित होता है कि वो एक वुमन थी। और भी कई हदीसें हैं जिसमें हज़रत आयशा ने खुद को वुमन ही बुलाया है, जैसे सही अल बुखारी 2661। इसमें हज़रत आयशा अपने पास्ट के बारे में बता रही हैं और बताया है कि कैसे वो पहले कमज़ोर होया करती थी, और उस टाइम वुमेंस इतनी कमज़ोर होया करती थी और ज़्यादा खाती भी नहीं थी। इसी वजह से कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ किए बिना कि हज़रत आयशा उस हौदे में, ऊँट के ऊपर जो हौदा रखा जाता है, उस हौदे में है या नहीं, उस हौदे को ऊँट के ऊपर रख दिया। यानी उस टाइम हज़रत आयशा और वुमेंस इतनी कमज़ोर होया करती थी कि लोगों ने उनके उस हौदे में होने या ना होने को रियलाइज़ ही नहीं किया और उस हौदे को ऊँट के ऊपर रख दिया। तो जिस टाइम हज़रत आयशा कमज़ोर थी उस टाइम उन्होंने खुद को वुमन ही बुलाया है और औरत कहा है। तो आदम सीकर देख ले भाई, हज़रत आयशा जब बॉडी में कमज़ोर थी तब वो खुद को वुमन कह रही हैं। और ये चीज़ हमको पता है कि हज़रत आयशा कमज़ोर शादी के वक्त ही थी, और शादी के कुछ समय बाद हज़रत आयशा फ्लैशी हुई थी, और जब शादी हुई थी तब वो पतली थिन थी। इसका सबूत भी ले लें एक सही हदीस से, सुनन अबी दाऊद 2578। इस हदीस में लिखा है कि हज़रत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दौड़ लगाई। हाँ, चौंको मत, दौड़ लगाई। हज़रत आयशा एक डिप्रेस्ड वुमन नहीं थी जिनकी शादी उनकी मर्ज़ी के बिना हो गई हो। हज़रत आयशा प्रॉफिट से इतनी मोहब्बत करती थी कि प्रॉफिट के लिए खुद को कुर्बान करने को भी तैयार थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और बीवी के पास 5-7 मिनट भी ज़्यादा रुक जाते थे तो हज़रत आयशा से वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। I mean, अगर उनकी शादी उनकी मर्ज़ी के बिना हुई थी, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ माज़अल्लाह अपनी लस्ट पूरी करने के लिए लाए थे, तो ये मोहब्बत कैसे हो गई हज़रत आयशा को इतनी ज़्यादा? इट्स इम्पॉसिबल। खैर, हज़रत आयशा ने प्रॉफिट के साथ रेस लगाई और पहली बार हज़रत आयशा रेस जीत गई। और उसके कुछ समय बाद जब दोबारा कभी मौका आया, जब हज़रत आयशा थोड़ी फ्लैशी हो गई थी, उनका वज़न थोड़ा बढ़ गया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को रेस में हरा दिया था। तो इस हदीस से ये साबित हुआ कि हज़रत आयशा शादी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में पतली थी, और इस हदीस में जब वो पतली थी वो खुद को वुमन कह रही हैं। तो इस चीज़ से ये चीज़ साबित हुई, जिस टाइम हज़रत आयशा को खुद को बच्ची कहना चाहिए था अकॉर्डिंग टू दीज इस्लामोफोब्स, उस टाइम भी वो खुद को वुमन ही कह रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक पहुंच गई थी जब उनकी शादी कंज्यूमेट हुई थी। और ये हमको पता है कि यह हदीस बिल्कुल शुरुआती दिनों की है, क्योंकि उस टाइम हज़रत आयशा पतली थी, और जब वो पतली थी तब भी वो खुद को वुमन ही कहती थी। और जब हज़रत आयशा थोड़ी फ्लैशी हो गई थी, और हज़रत आयशा फ्लैशी शादी के कुछ समय बाद हुई थी।
तो आदम सीकर की थ्योरी कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, ये हदीस उसकी धज्जियां उड़ा देती है, सिंपल एंड क्लियर। और वैसे भी आप लोग थोड़ा दिमाग से सोचें, हज़रत आयशा ने 2000 प्लस हदीसें नैरेट करी हैं, उनके कुरान याद था। सहाबा कहते हैं कि हमने हज़रत आयशा से बहुत इल्म हासिल किया और उनको नॉलेजेबल पाया। हज़रत आयशा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक को करेक्ट कर चुकी हैं। हज़रत आयशा इल्म वाली, इंटेलिजेंट और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने वाली लेडी थी। अगर उनकी शादी सोशली, मॉरली अनएक्सेप्टेबल तरीके से हुई होती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ उनको अपनी लस्ट के लिए लाए होते, तो हज़रत आयशा का इतना इंटेलिजेंट होना, उनसे मोहब्बत करना इम्पॉसिबल था। क्योंकि ऐसे बच्चे जिनकी शादी सोशली, मॉरली अनएक्सेप्टेबल तरीके से हुई होती हो, वो मोस्ट लाइकली मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो आज हमने साइंटिफिकली, हिस्टोरिकली खुद हदीसों से देखा कि हज़रत आयशा खुद को वुमन कहती थी। और अब अगर कोई उस शादी पर क्वेश्चन करता है तो वो प्रेजेंटिज्म फैलेसी कमिट कर रहा है। उस टाइम लोग जल्दी शादी करते थे, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी शादी नहीं करी तो कुछ टाइम में ही वो मर जाते थे, बीमार पड़ जाते थे। हदीस 2121 कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा के साथ इंटरकोर्स किया और हक के ज़ौजियत अदा किया जब वो 9 साल की थी। और उस वक़्त सही बुखारी की हदीस भी है कि वो उनको अपने घर में लेके आए थे। इलियास साहब क्या फरमाते हैं? और अम्मा आयशा 6 साल के थे निकाह हुआ, 9 साल के थे विदाई हुई। और अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में पहुंचकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हो चुकी थी, प्यूबर्टी आ चुकी थी। अब आपने देख लिया कि हदीसें क्या फरमाती हैं। हजरत आयशा 9 साल की थी, प्यूबर्टी को नहीं पहुंची थी। अगर दूसरी चीज़, हज़रत आयशा की शादी के टाइम उम्र 6 साल थी और कंज्यूमेशन के टाइम 9। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करना 2-3 साल, ये इस बात का एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सबूत है कि प्रॉफिट ने हज़रत आयशा के फ़िज़िकली मैच्योर होने का वेट किया। और यही बात स्कॉलर्स कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करना इस बात का सबूत है कि आप शादी भले ही पहले कर लें, लेकिन आप मैरिज कंज्यूमेट नहीं कर सकते जब तक लड़की फिजिकली प्रिपेयर ना हो जाए। और हो चुकी हुई थी और उनको प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी। मेरा इलियास साहब को चैलेंज है कि मुझे कुतुब सित्ता के अंदर कोई सी भी सही हदीस दिखा दीजिए जहां पे लिखा हो एक्सप्लिसिटली कि अम्मा आयशा को प्यूबर्टी आ चुकी हुई थी। ये चैलेंज उनके लिए ताक़यामत रहेगा। और मैं चैलेंज करता हूँ आदम सीकर, कोई ऐसी हदीस दिखाओ जिसमें एक्सप्लिसिटली ये लिखा हो कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुँची थी जब मैरिज कंज्यूमेट हुई। और वो हदीस होनी चाहिए ऑथेंटिक, जिसकी ऑथेंटिसिटी अग्रीड अपॉन होनी चाहिए, उसकी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन ना हो। तो मैंने तो आपको दिखा दी, हज़रत आयशा खुद को वुमन ही कहती थी और हदीसों से ये साबित किया कि हज़रत आयशा एक वुमन ही थी जब करती थी। और जिन हदीसों को आदम सीकर ने दिखा करके ये साबित करने की कोशिश करी कि इनसे ये साबित होता है कि हज़रत आयशा प्यूबर्टी तक नहीं पहुंची थी, उनको भी मैंने डिबंक किया। एंड अगर आदम तुम मुझे रिस्पॉन्स देते हो तो प्लीज़ इसी तरीके से रिस्पॉन्स देना जिस तरीके से मैंने तुम्हारे पॉइंट को उठा करके जवाब दिया, तो तुम भी मेरे पॉइंट का ही जवाब देना। कुछ भी चीज़ वीडियो की स्किप मत करना, वरना फिर मुझे जवाब देते हुए आलकस आएगा।